हम सब हर रोज पैसे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये पैसा असल में आता कहाँ से है? चलिए, आज पैसे की दुनिया के इसी सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। तो असली सवाल यही है। भाई, हमें काम करने पर सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, ये तो ठीक है। लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी में, सिस्टम में ये पैसा पहली बार आता कैसे है? क्या सरकार इसे बस छापती रहती है? यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझने से पहले कि पैसा आता कहाँ से है, ये जानना जरूरी है कि आखिर हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से इसकी दो मेन वजह होती हैं, और वो दो वजहें ये हैं। पहली, लेन देन का उद्देश्य, मतलब रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए, जैसे सब्जी, पेट्रोल या मूवी टिकट। और दूसरी वजह है सट्टा उद्देश्य। इसका सीधा सा मतलब है कि कैश को हाथ में रखना, इस इंतजार में कि भविष्य में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। मान लीजिए शेयर मार्केट गिरा तो सस्ते में शेयर खरीद लिए। इसे समझने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, लेन देन के लिए पैसे की जो मांग है वो सीधे सीधे देश की टोटल इनकम और प्रोडक्शन से जुड़ी होती है। मतलब जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, जितनी ज्यादा खरीद बिक्री होगी, लोगों को उतना ही ज्यादा कैश चाहिए होगा। सिंपल। अब यहाँ एक मजेदार चीज होती है। सट्टा उद्देश्य के लिए जो पैसे की मांग है, उसका इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों से उल्टा रिश्ता है। जरा सोचिए, जब बैंक डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दे रहे हों तो कोई भी अपना पैसा कैश क्यों रखेगा? सब बैंक में रखना चाहेंगे ताकि ज्यादा कमा सके, है ना? तो कैश की मांग कम हो जाती है, और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो कैश हाथ में रखना ज्यादा फायदेमंद लगता है और मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हमें पैसा क्यों चाहिए, पर इकोनॉमिस्ट पूरी इकोनॉमी में मौजूद पैसे को गिनते कैसे हैं? ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं होता। सबसे बेसिक तरीका है M1, जिसे नैरो मनी भी कहते हैं। ये वो पैसा है जो फौरन खर्च के लिए तैयार है, यानी हमारे पर्स में रखा कैश और बैंक के करंट या सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसा, जिसे हम ATM से कभी भी निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। तो M1 हमारा बेस है, और इसके ऊपर हम धीरे धीरे कम लिक्विड पैसे को जोड़ते जाते हैं। जैसे M2 के लिए हम इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स जोड़ देते हैं, M3 के लिए बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजें, और इसी तरह ये गिनती आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि M1 वो पैसा है जो सबसे आसानी से खर्च हो सकता है, और M4 वो जिसे खर्च करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इकोनॉमिस्ट्स इन्हीं अलग अलग तरीकों से इकोनॉमी में मनी सप्लाई की पूरी पिक्चर देखते हैं। वैसे इनमें M3, जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम असल में हवा से पैसा कैसे बनाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी कहानी शुरू होती है एक डिपॉजिट से। मान लीजिए किसी ने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए। अब बैंक नियमों के हिसाब से इस पूरे पैसे को आगे लोन पर नहीं दे सकता। उसे इसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 20% रिजर्व में रखना पड़ता है। लेकिन बाकी का 80% यानी 8,000 रुपए वो किसी और को उधार दे सकता है। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। जिस इंसान को वो 8,000 का लोन मिला, वो उसे खर्च करेगा, और वो पैसा घूमकर किसी और के जरिए, मान लीजिए बैंक बी में जमा हो जाएगा। अब बैंक बी भी उस 8,000 का 20% रिजर्व रखकर बाकी के 6,400 रुपए का लोन दे सकता है। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, एक लहर की तरह। इस लहरदार प्रभाव का एक खास नाम है, और यही वो चाबी है जिससे हमारी इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ती है। इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। और इस जादू के पीछे एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर रिजर्व रेशियो का ठीक उल्टा होता है। हमारे पिछले उदाहरण में जहां 20% रिजर्व था, मल्टीप्लायर हुआ 5। इसका मतलब ये है कि रिजर्व रेशियो जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा। अगर रिजर्व रेशियो सिर्फ 10% होता तो मल्टीप्लायर 10 गुना होता, यानी उतने ही डिपॉजिट से और भी ज्यादा पैसा बन सकता था। तो इस पूरी प्रोसेस के जरिए हमारे शुरुआती 10,000 रुपए के डिपॉजिट ने इकोनॉमी में कुल 50,000 रुपए बनाने में मदद की। ये 10,000 गुणा 5 के मल्टीप्लायर का नतीजा है ना कमाल की बात? लेकिन तब क्या होता है जब हमारी इकोनॉमी बाकी दुनिया के साथ भी व्यापार करती है?
क्या तब भी ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे ही काम करता है? चलिए देखते हैं। जब हम एक ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें एक और चीज पर ध्यान देना होता है, नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारे देश से हुए कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का फर्क है, और ये पूरी पिक्चर को थोड़ा बदल देता है। हमने अभी अभी देखा कि एक बंद सिस्टम में हमारा मल्टीप्लायर 5 गुना था, मतलब खर्च का हर नया रुपया इकोनॉमी में 5 रुपए की एक्टिविटी पैदा कर रहा था। लेकिन एक खुली इकोनॉमी में ये मल्टीप्लायर छोटा हो जाता है, मान लीजिए 2 गुना रह गया। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब कुछ पैसा विदेशों से सामान खरीदने यानी इंपोर्ट्स पर खर्च होकर देश से बाहर लीक हो जाता है, और वो पैसा हमारी लोकल इकोनॉमी में दोबारा खर्च नहीं हो पाता, जिससे मल्टीप्लायर का असर कम हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, हमने एक छोटे से डिपॉजिट से शुरू करके उन बड़ी ताकतों को समझा जो हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाती हैं। हमने जाना कि पैसा क्यों चाहिए, उसे कैसे गिनते हैं, वो बनता कैसे है और दुनिया से व्यापार उसे कैसे बदल देता है। इस पूरी बातचीत ने हमें पैसे के काम करने का तरीका तो समझा दिया, लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर पैसा इस तरह से बनाया जा सकता है तो फिर उसकी कीमत या वैल्यू किस चीज से तय होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।